Hello, student. Welcome once again. So, after Deepavali, this is the first video I'm uploading for you. So, this video is about solution chapter for class 12th students. जैसे कि सबको पता है, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया आप लोगों के लिए बच्चों, that now this is the very precious time for everyone. Board exams going to be started after 2.5 months. सो नाउ एवरी मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. जिन बच्चों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, दैट्स वेरी गुड. दोज हु हैव यूटिलाइज देयर टाइम एंड दे प्रिपेयर्ड वेल, वेरी गुड. बट दोज जिन लोगों को अभी प्रिपरेशन उतना नहीं हो पाया है, स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आप लोग अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करते जाइए. और पहले आप अपनी एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से 2 बार रीड कीजिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाइए. और आप चाहे तो मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं. आई हैव अपलोडेड अराउंड 150 वीडियोस. इसमें डिफरेंट टॉपिक्स आपके कवर अप किए हुए हैं मैंने. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, फिनॉल्स, ईथर्स. देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसके ऊपर मैंने पूरे वीडियोस डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं. इनऑर्गेनिक की बात करेंगे हम तो आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं. ऑक्सी एसिड्स के ऊपर मैंने पूरा पूरा वीडियो, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ आपका सब मिल जाएगा. अगर मैं फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आपका केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन के ऊपर मैं अभी आपका ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि बच्चों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट. आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, आप बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिए. स्पेशली मैं जैसे बोलता हूँ that I'm always available for those students who cannot afford tuitions and coachings, expensive tuitions. आप लोगों को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग फ्रॉम क्लास 9th टू क्लास 12th, आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन में मैं आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ. पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बोलूँगा कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इसमें. इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आता है, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट सॉल्यूशन. उसके बाद इसमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं. देन योर आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर. उसके बाद आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे. स्पेशली इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मोलैरिटी, मोलैलिटी के ऊपर आते हैं. तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. और इसके बाद अगर मैं देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड्स के और जो सैम्पल पेपर्स अभी अवेलेबल हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग जैसे जानते हैं इस साल 30% सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने कम किया है. बट पैटर्न इस बार चेंज होगा. इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस की परसेंटेज बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएगा. इसीलिए मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए. वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए. जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे और अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे. केमिस्ट्री का एक ही बेसिक, अगर आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं तो देयर इज ओनली वन वे टू सिक्योर गुड मार्क्स. यू नीड टू प्रैक्टिस. ऑलवेज सिट विद पेपर एंड पेन एंड विद योर एनसीईआरटी. फर्स्ट यू कंप्लीट योर एनसीईआरटी. जितने न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस है, उनको आप अच्छे से कर लीजिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है वो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये 2 चैप्टर्स और आपके केमिस्ट्री क्लास 12th का सबसे बड़े टॉपिक्स हैं. इनको आप करने के लिए बाद में कीजिएगा. जो इजी टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर कर लीजिए, सो दैट आपका एक बेसिक, आपका फाउंडेशन रेडी हो जाए. ठीक है ना. सरफेस केमिस्ट्री में इजी इजी टॉपिक्स है. सरफेस केमिस्ट्री को आप जल्दी से कर सकते हैं. अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. स्पेशली जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है डीएनए, आरएनए कॉन्सेप्ट्स, बहुत इजी टॉपिक्स है. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हट गया है इस बार. पॉलीमर्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए. पॉलीमर्स बहुत छोटे से टॉपिक है. तो ये जो इजी इजी टॉपिक्स हैं इनको आप कर सकते हैं. डोंट गो फॉर द लार्जर चैप्टर्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ टेक लॉन्ग टाइम. और ऑर्गेनिक में मैं अगर बात करूँ, आपका नोमेनक्लेचर्स,
IUPAC, आपका मैकेनिज्म, SN1 न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होता है, SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सब आप देख सकते हैं, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं बच्चों। तो आप पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए एंड डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट टेंस्ड। आप दूसरे बच्चों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है, मैं बार बार भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट जिन लोगों ने नहीं भी की है, इवन दैट नीड नॉट टू वरी। अगर आप NCERT कर लेते हैं, सैम्पल पेपर्स कर लेते हैं, आई कैन गिव यू अ गारंटी, अगर मेरे अच्छे नंबर्स आए थे, आई पास्ड आउट इन 2001 and I'm telling you, just in 3 months I prepared. I started my preparation in November end and I secured around 90%, above 90% in 12th board. तो अब मैं आप लोगों को भी बोल सकता हूँ, पैटर्न हैज़ गॉन चेंज, आई अग्री, बट स्टिल you have plenty of time and you just start preparation. And in case if you have any problem, please you can comment on, you can write down my channel Amazing Chemistry Classes. I'm there for you. My name is Dr. Rohit Chakravarti. Okay, so let's start the video. Solution chapter ka. So here what is written, solution is made up of two components, that is solute and solvent. Okay, so what is solvent? The substance present in the larger amount is called solvent, and when solvent is water, the solution is said to be aqueous. एक्वस सॉल्यूशन किस में बोलते हैं? जिसमें हमारा सॉल्वेंट पार्ट वाटर होता है, जैसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सॉल्ट को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, NaCl को, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकेंडली शुगर सॉल्यूशन, जैसे कि हमने शुगर को, दैट इज सोल्यूट, शुगर इज कंसिडर्ड एज ए सोल्यूट, एंड सॉल्वेंट इज वाटर. So solute is the substance present in the smaller amount, right? Now few definitions. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances in a single phase. Okay, one constituent is usually regarded as the solvent and the other as solute. Now part of solution, solute को हम कैसे divide करते हैं? The part of a solution that is being dissolved, usually the lesser amount, जो कम quantity में होगा और जो dissolve होता है उसको हम solute बोलते हैं. Solvent क्या होगा? It is always in huge quantity with respect to a solute. The part of a solution that dissolves the solute, usually the greater amount. So solute plus solvent equal to solution. Examples जैसे कि हम solution के दे सकते हैं, solid in solid, solid in liquid, gas in solid, liquid in liquid, gas in liquid and gas in gas. Now talking about, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब किसी भी solution का हमें अगर concentration term में देना है, उसमें concentration means the amount of solute present in that solution. उसमें सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डाला गया. सपोज 10 ml हमारा सॉल्यूशन है, 10 ml के अंदर हमने शुगर कितना डाला है. अगर हम शुगर 2 ग्राम डाला है, 3 ग्राम डाला है, 4 ग्राम डाला है, तो उसका कंसंट्रेशन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसकी हम बात करते हैं. इट इज डन थ्रू, इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. तो इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज होती है, जैसे कि फर्स्ट है मास परसेंटेज, सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड इज योर वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm से भी डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन, अनदर वन इज मोलैरिटी, देन मोलैलिटी. ठीक है, तो अभी हम इनकी बात करेंगे. मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है. Now first one is mass percentage. So what is mass percentage? That is weight by weight. The mass percentage of a component of a solution is defined as the mass of the component of the solution upon total mass of the solution into 100. जहाँ पे हम परसेंटेज की बात करेंगे तो इंटू 100 ऑब्वियसली आएगा. जैसे कि हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं, बोलते हैं 75%, 75 आउट ऑफ 100. सो हमने कितने में से निकाला? आउट ऑफ 100. सिमिलरली हेयर यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो इंटू 100 करते हैं. अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्वेश्चन. सपोज व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ए 500 ग्राम ऑफ वाटर कंटेनिंग 6.50 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, सो ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए. 6.5 ग्राम हो गया हमारा सोल्यूट, टोटल कितना हो गया 6.5 प्लस 500, दैट इज इक्वल टू 506.5 और इंटू 100 कर देंगे, द आंसर वुड बी 1.28%. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज. सो द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द, वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100. बाय मिस्टेक ये 100 लेफ्ट हैंड साइड आ गया बच्चों, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड. सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिफाइन करते हैं. अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. बीइंग एज ए साइंटिस्ट मैं आपको बताऊं, रिसर्च लैब्स में जो हम लोग कंसंट्रेशन वो हम करते हैं, नॉर्मली कोई भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो इसी टर्म में यूज करते हैं, दैट इज मास बाय वॉल्यूम. It is the mass of a solute dissolved in 100 ml of a solution. Okay.
नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम क्या कहते हैं? व्हेन ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस क्वांटिटीज इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ही छोटे अमाउंट में अगर सोल्यूट प्रेजेंट है तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में डिफाइन करते हैं। एंड द फॉर्मूला इज number of parts of the component divided by total number of parts of all the component of a solution into 10 to the power 6. This number is very important, you need to remember 10 to the power 6. Okay, so as in the case of percentage, concentration in parts per million can also be expressed as a mass to mass or volume to volume or mass to volume. Okay, so this formula is very important बच्चों, आप लोग इसका snapshot लीजिए। and the formula is very important for parts per million. so हम लोगों ने अभी तक mass by volume, वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज मोल फ्रैक्शंस के ऊपर आपको एक या दो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझिए इसको क्या दिया हुआ है। commonly used symbol for the mole fraction is x, okay, and the subscript used on the right hand side of x denote the component. So it is defined as the number of moles of the component divided by total number of moles of all the component. Mass per unit molecular weight is known as moles हम निकालते हैं। तो इसमें अगर हमें total moles निकालना है तो कैसे निकालेंगे? moles of a solute divided by moles of solute plus solvent. so इससे हम क्या निकाल लेते हैं? mole fraction of a component. okay, now again a numerical on this. Deepak put 76 gram of sodium iodide in a 500 ml of water, 500 gram of water. अगर हम वाटर की बात करते हैं बच्चों, डू रिमेंबर दैट ईदर वी राइट डाउन ml और इन ग्राम, बिकॉज वाटर इज हैविंग अ डेंसिटी 1, सो ml और ग्राम दोनों इक्वल होते हैं। सो हाउ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन? तो देखो बच्चों, इसमें पहले हमने सोडियम आयोडाइड के मोल फ्रैक्शंस निकाले हैं, देन हमने वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाला है। तो आप देख सकते हैं सोडियम आयोडाइड का हमारा वेट कितना है? 76 ग्राम, और इसका हमारा, उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया इसके मॉलिक्यूलर वेट से। सिमिलरली वाटर का हमारा वेट दिया हुआ है तो उसका हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, बिकॉज वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। सो नाउ टोटल अभी हमें निकालना किसका है? सोडियम आयोडाइड का। तो 0.507 हमारा मोल, इसका मोल फ्रैक्शन है सोडियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय 0.507 प्लस 27.8, तो ये टोटल कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्नैपशॉट लीजिए। अब बच्चों आपके एनसीईआरटी में इसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मोर ओवर मैं आपको कहूंगा एक अरिहंत की बुक आती है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी कवर अप करते हैं उसके साथ आप अरिहंत की बुक ले लीजिए। अरिहंत बुक इज बेस्ट वन फॉर द 12th बोर्ड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। आप उसके हेल्प से काफी न्यूमेरिकल्स उसमें सॉल्व दिए हुए हैं, आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोलैरिटी। पहले हमें मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी के लिए हमारा कंसेप्ट क्या आता है? लीटर। मोलैरिटी इज लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, 5 मोलर सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? 5 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। 5 point calculate the molarity of a solution that contain 5.8 gram of a KCl in 550 ml of a solution. So here how we can solve out very simple question. पहले हम लोगों को KCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है। As we all know molecular weight of KCl is 74.55, तो हम लोग पहले मोल्स निकालेंगे KCl का, देन टोटल सॉल्यूशन का मैं मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज 0.55 लीटर। तो ये हमारा मोलैरिटी आ गया। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एंड आई थिंक माई स्पीड इज वेरी एक्यूरेट। आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, स्नैपशॉट लीजिए, आंसर आप लोग कॉपी कर सकते हैं नोट्स को। इन केस अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता, यू गाइस कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में जहां मोलैलिटी आ गया, LITY आ गया, तो केजी में बात करेंगे। जहां मोलैरिटी होता है तो वहां हम वॉल्यूम लीटर में बात करेंगे।
So number of moles of a solute present in 1 kg of a solvent. So we can make an assumption that a 5 molar solution, that is 5 moles of a solute dissolve in 1 kg of a solvent. So calculate the molality of a solution prepared by placing 10.3 gram of a magnesium chloride in 200 gram of water. So this is the way how we can, आप लोग देख लीजिए मोल्स कैसे निकालें. इसमें MgCl2 का कितना क्वांटिटी दिया हुआ, दैट इज 10.38, मॉलिक्यूलर वेट इज 95.2. so here 0.108 would be the moles of magnesium chloride and divided by per kg of solvent लिखा है, तो per kg को करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.2 kg आ जाएगा. क्योंकि अगर हमारे यहाँ ऑलरेडी kg में दिया होता तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 200 ग्राम्स में दिया है, ग्राम्स को हमें kg में करना है कन्वर्ट. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 200 ग्राम इक्वल टू 0.2 kg. तो द फाइनल आंसर वुड बी 0.54 मोलर. तो मोलालिटी हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों. नेक्स्ट इज solubility. What is solubility? Solubility of a substance is the minimum amount that can be dissolved in a specified amount of a solvent is called solubility. अब like dissolves like, हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे पोलर कंपाउंड गेट्स डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. जैसे कि मैं बोलूं NaCl शुगर, इट गेट डिसॉल्व इन वाटर. तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट पोलर, सेकेंडली हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर में वही कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं विच मेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली अगर मैं नॉन पोलर की बात करूंगा, जब सपोज बेंजीन, टॉलुइन, तो इसमें हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिसॉल्व होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वाटर में मिसिबल नहीं होते हैं. तो solubility of a solid in a liquid, polar solute dissolve in polar solvents and non-polar solutes dissolve in non-polar solvents in general. अब भाई हम अगर नेफ्थलीन की बात करें, नेफ्थलीन डज नॉट गेट, जो नेफ्थलीन बॉन्ड्स बच्चों आप लोग अपने विंटर्स में कपड़ों के अंदर रखते हो, तो वो किस, जो उसमें नेफ्थलीन होता है दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दैट इज नॉन पोलर, सो इट गेट डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टॉलुइन. बट उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करना चाहोगे तो नहीं डिसॉल्व होगा. तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है. In general, a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two or more way. We say like dissolves like. And what is saturated solution? किसी भी वाटर का, अगर आप ग्लास फुल ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें आप अगर शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो 1 टेबल 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून शुगर डिसॉल्व होता है. उसके बाद वो उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होता है पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे. तो जो मैक्सिमम अमाउंट जब डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर. अगर रूम टेम्परेचर में हम उसमें और डाल रहे हैं और वो डिसॉल्व हो जा रहा है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड. और सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जिसमें अगर हम फर्दर और डालते हैं सॉल्यूट और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. तो ये दोनों डेफिनेशंस मैंने दिए हुए हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं. ये एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चों डिफरेंट कंपाउंड्स का, लाइक सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम देन सीरियम सल्फेट विद टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी. जैसे कि मैं आपको बताऊं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द मोर यू गिव द टेम्परेचर टू अ सॉल्यूशन, द मोर सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड. तो ये उसी के ऊपर ग्राफ दिया हुआ है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी. तो आप लोग देख सकते हैं ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, जो आपका वाई एक्सिस है उसमें दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी, दैट इज गिवन इन ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. एंड राइट हैंड, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है दैट इज योर एक्स एक्सिस, उसमें आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए ग्राफ. So what is written over here? Solid solubility and temperature. Solid solubility generally increases with increase in temperature, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. बट इफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज एक्सोथर्मिक, बट अगर किसी सॉल्यूट को मैं डिसॉल्व करने पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है. और अगर एक्सोथर्मिसिटी, जनरली जब हम डिसॉल्व करते हैं, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंड इफ इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी गेट इंक्रीज्ड. ठीक है. बट अगर रिवर्स होता है, जैसे सपोज अगर हम किसी सॉल्यूशन बना रहे हैं, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और वो एंडोथर्मिक है, तो वही लिखा हुआ है मैंने, इफ डिसोल्यूशन ऑफ a solution is exothermic then solubility decreases. However, if solid solubility generally increases with increase in temperature.
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर, क्योंकि इसके बाद हमें हेनरीज लॉ भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका सॉल्यूशन चैप्टर का। So pressure does not have any significant effect on solubility of a solid in a liquid. It is so because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by changes in pressure. So solubility of a gas in a liquid, many gases dissolves in water. Oxygen dissolves only to a smaller extent in water. On the other hand, hydrogen chloride is highly soluble in water. Solubility of a gases in a liquid is greatly affected by pressure and temperature. कुछ गैसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि इसमें दिया हुआ है HCl गैस, जनरली लैबोरेटरी के अंदर इवन जो आप लोग टॉयलेट क्लीनर्स यूज करते हैं, कई बार HCl सॉल्यूशन होता है। सो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो HCl गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी होती है 36% सॉल्यूशन मैक्सिमम, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 36, दैट इज 36 ग्राम ऑफ HCl गेट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ये मैक्सिमम है इसकी सॉल्युबिलिटी इफ विद रिस्पेक्ट टू अदर गैसेस। सपोज मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं या हाइड्रोजन की बात करूं, तो HCl की जो सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम है। वही मैंने यहाँ दिया हुआ एग्जांपल कि ऑक्सीजन का क्या है, एक एक्सटेंट तक होता है, बट इफ यू टॉक अबाउट HCl गैस, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हैविंग द हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यहाँ पे कुछ वो दिया हुआ, जब इसमें रिवर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, सपोज NaCl या शुगर को, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, बट जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें हम मोर शुगर या मोर NaCl हम डालेंगे और हीट करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम गैसेस की बात करें तो हायर टेम्परेचर पे गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस डिक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर। So this is the graph given over here, and here the 3-4 gases given over here, that is oxygen, nitrogen, xenon and carbon dioxide. तो इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है मिलीमोल पर लीटर एट 1 एटमॉस्फेयर। तो आप देख सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस डिक्रीजेस। ओके, तो बच्चों इसमें आज के लिए हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में। इसके बाद मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर आपके स्लाइड्स डालूंगा। आई होप आप लोगों को पहले इतना पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे वीडियोस और आपको लगता है कि फ्रूटफुल है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। माई चैनल नेम इज अमेजिंग केमिस्ट्री क्लास।